मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली थी। उसके बाद जूही को ऋषि से पता चला कि रिया ने ही ऋषि को उसके और रचित के साथ में घर से जाने की बात बताई थी। ये जानने के बाद ऋषि और जूही साथ में पाठक निवास की ओर जा रहे थे। जब जूही ऋषि की कार से बाहर निकल रही थी तभी ऋषि भी उसके साथ ही कार से बाहर आ रहा था। जूही ने ये देखकर ऋषि से पूछा, ऋषि तुम क्यों? इस बात पर ऋषि जूही के करीब आ गया। उसने जूही को अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं नहीं चाहता कि लोगों को लगे कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। जूही ने हाँ में सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा, हाँ सही बात है, कैसे कोई लविंग हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके घर तक छोड़ने आएगा पर अंदर नहीं आएगा, लेकिन हमें साथ में देखकर तो रिया पागल ही हो जाएगी। फिर जैसे ही जूही और ऋषि घर के अंदर पहुंचे, रिया उनको साथ देखकर चीख पड़ी, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? ये सुनकर जूही ने ऋषि के शोल्डर पर अपना सिर टिकाया। बड़ी स्वीटली वो रिया से बोली, क्या मतलब, हम साथ में नहीं होंगे तो और कौन होगा? जूही ये सुनकर रिया से बोली, क्यों रिया, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हम साथ में नहीं होंगे तो कौन होगा? जूही के साथ ऋषि भी वहीं था, इसीलिए रिया ने जूही को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। पर रिया ने मन ही मन सोचा, ये जूही और ऋषि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऋषि को जूही से नाराज नहीं होना चाहिए। कैसा पति है ये, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ किसके साथ घूमती है। इनके बीच इतना प्यार है या कुछ है ही नहीं। रिया के दिमाग में जूही और ऋषि के रिश्ते को लेकर शक पैदा होता। उससे पहले ही ऋषि ने जूही से कहा, बेबी तुम ऐसे बिना बताए आगे से कहीं मत जाना। यू डोंट नो कि मुझे कितनी टेंशन हो जाती है जब तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर होती हो। जूही ने शर्मा कर हाँ में सिर हिला दिया। जूही और ऋषि को इतना लवी टवी होता देख रिया गुस्से और जलन से पागल हो रही थी, पर जूही और ऋषि ने रिया को पूरी तरह से इग्नोर किया। फिर ऋषि जूही को देखकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तुम अपना ख्याल रखना। जूही ने ऋषि की ओर प्यार से देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर जब ऋषि जाने को मुड़ा तो जूही भी बाहर तक छोड़ने के लिए जाने लगी। इस पर ऋषि ने उसे रोक दिया। ऋषि उससे बोला, तुम मत आओ बेबी, तुम थक गई होगी, आराम करो। जूही ने ऋषि की ओर प्यार से देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। तो जूही ने निर्मला आंटी से कहा, निर्मला आंटी आप मेरे हस्बैंड को बाहर तक छोड़ आइए। निर्मला आंटी जो अब तक सब कुछ होता हुआ साइड से देख रही थी, अचानक से अपना नाम सुनकर आगे आ गई और ऋषि के पीछे जाने लगी, ये कहकर, यस मिस। निर्मला आंटी ऋषि को बाहर तक छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ऋषि बाहर गया, जूही रिया की ओर पलटकर बोली, ओह हाँ रिया, थैंक यू कि तुमने मेरे बारे में ऋषि को बताया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि ऋषि मेरी कितनी परवाह करता है। जूही की बात सुनकर तो जैसे रिया के कानों से धुआं निकलने लगा। उसने जूही की ओर उंगली करते हुए कहा, यू। जूही ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, क्या मैं? रिया नाटक बंद करो अब तुम अपना। मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से। अब आगे से तुम मुझे परेशान मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर जूही अपने रूम की ओर जाने लगी। पहले तो रिया गुस्से की वजह से कुछ बोल नहीं पाई, और जब तक उसने ध्यान दिया जूही अपने कमरे में जा चुकी थी। ये देखकर रिया दौड़कर जूही के कमरे की ओर गई, पर जूही ने पहले ही डोर लॉक कर दिया था। तो रिया जूही के रूम के बाहर खड़ी होकर डोर को जोर जोर से नॉक करने लगी और रिया चिल्ला रही थी, जूही बाहर आओ, क्या मतलब है तुम्हारा इससे? क्या डरती हूं मैं तुमसे? बाहर आओ। बहुत देर तक रिया ने गेट नॉक किया, पर जूही अपनी जगह से हिली भी नहीं। फिर कुछ देर बाद रिया गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रिया के जाने के बाद जूही ने अपने कानों को सहलाते हुए कहा, ओह माय गॉड, मेरे बेचारे कान। फिर जूही ने अपनी आंखें बंद करके बेड के किनारे अपना सर टिका दिया और बोली, कितना कुछ हो गया आज। इतने दिन हो गए मुझे ऋषि के साथ, पर आज तक मैं उसे समझ नहीं पाई। हर दिन एक नया रूप देखने को मिलता है ऋषि का। जहां एक और जूही ऋषि के बारे में सोच रही होती है, तो वही ऋषि के दिमाग में भी बस जूही के ही ख्याल चल रहे थे। जूही के घर से निकलने के बाद ऋषि अपनी कार में बैठकर बस जूही के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर पहले जब जूही ऋषि के साथ कार में बैठी थी, तब जूही को लगा कि उसकी पोनी कुछ ढीली हो गई है, तो उसने अपने बालों को खोलकर फिर से बाल बांधे थे। उसे तो लगा कि ऋषि विंडो के बाहर देख रहा है, पर ऋषि की नजरें तो पूरे टाइम सिर्फ जूही पर ही टिकी हुई थी। ऋषि अभी ऑफिस जाने के रास्ते में बस यही सोच रहा था कि ऋषि आज क्या हो गया था तुझे? क्यों तू जूही का नाम सुनते ही सब कुछ भूल जाता है?
क्या जरूरत थी आज तुझे सब काम छोड़कर जूही के पीछे जाने की? और क्यों तू जूही के छोटे छोटे एक्शंस को नोटिस करने लगा है? फिर ऋषि ने गहरी सांस लेकर सोचा, आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम हर। वो कुछ ज्यादा ही मेरे दिमाग में हावी हो रही है। इट्स नॉट नॉर्मल। ये सोचकर ऋषि ने विनय से कहा, मेरी यूएस वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करो। विनय ने इस पर कुछ पूछा, पर सर उनके लिए तो आपको। ऋषि ने बाहर देखते हुए उससे कहा, विनय ने ऋषि का इशारा समझकर उससे कहा, यस सर। और वो अपने टैबलेट से मीटिंग अरेंज करने लगा। जहां ऋषि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहता था, जूही से दूर जाना चाहता था, वहीं जूही ऋषि को समझना चाहती थी। जूही अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, क्यों रिया को ऋषि इतना पसंद है? एक दो बार मिलने में क्या किसी को कोई इतना पसंद आ सकता है? शायद, पर मैं जानती हूं रिया को ऋषि का सिर्फ स्टेटस पसंद है। वो उससे सचमुच प्यार नहीं करती। रिया को हमेशा से सिर्फ वो चीजें चाहिए थी जिन पर मेरा हक था। तभी तो आज उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऋषि जैसा लड़का मेरा पति है। तो अब उसे भी ऋषि चाहिए। ये प्यार नहीं, जिद है। जूही ने फिर तेज से कहा, खैर, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। वहीं तभी पाठक निवास के किचन में निर्मला आंटी जूही के लिए दूध बना रही थी और खुद से कह रही थी, देवा, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। जूही बाबा ने जिंदगी भर तकलीफें सही, पर आज तूने उन्हें खुशियां दे ही दी। कितने अच्छे घर में उनकी शादी हो गई है। अब बस ऐसे ही वो हमेशा खुश रहे। ये देखकर निकिता मैडम की आत्मा को शांति मिलेगी। तभी निर्मला आंटी को एक मॉकिंग आवाज आई, जिससे उनका ध्यान टूटा। रिया अपने हाथों को मोड़कर खड़ी थी और निर्मला आंटी से कह रही थी, निर्मला आंटी, इतना क्या सोच सोच कर मुस्कुरा रही हैं? कहीं आप अपने पति को तो नहीं याद कर रही हैं ना? रिया की इस बात पर निर्मला आंटी ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर रिया ने उनकी बात काटते हुए कहा, लीव इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप बस जाइए और मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आइए। इस पर निर्मला आंटी बोली, ठीक है मिस। लेकिन जब रिया ने देखा कि निर्मला आंटी अब भी कॉफी बनाने नहीं गई, तो वो उनसे गुस्से में बोली, आप जा क्यों नहीं रही हैं? अलग से इनविटेशन देना होगा क्या आपको? ये सुनकर निर्मला आंटी के दूध बनाते हुए हाथ रुक गए और वो रिया से धीमे से बोली, मिस रिया, मैं मिस जूही के लिए दूध बना लूं, फिर आपकी कॉफी बना लाती हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। रिया ने निर्मला आंटी से ऊंची आवाज में कहा, क्यों? मेरी कॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या उसका दूध? जाओ मेरे लिए अभी के अभी कॉफी लेकर आओ। निर्मला आंटी ने हिचकिचाते हुए कहा, पर मिस रिया। रिया ने अब गुस्से में कहा, बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। अभी जाइए और मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आइए, वरना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको आपके पति के पास भेजने में। ये सुनकर निर्मला आंटी चौंक गई और वो घबराते हुए बोली, नहीं मिस रिया, मैं अभी जाती हूँ। निर्मला आंटी बड़बड़ाते हुए जा रही थी। देवा, देखो तो जरा, इतनी छोटी सी उम्र और बातें एकदम अपनी माँ जैसी। सबको पता है इस घर में कि मेरा पति मुझे मारता है, फिर भी। ये कहकर निर्मला किचन से दूसरी साइड रखी कबर्ड में कॉफी बीन्स लेने चली गई। निर्मला आंटी के जाते ही रिया की आंखों में एक गुस्से भरी आग दिखाई देने लगी। रिया ने एक बार सभी जगह अपनी नजर फेरी। जब कोई नहीं दिखा तो रिया ने अपनी पॉकेट से एक शीशी निकाली। रिया ने एक बार बोतल को देखा और फिर उबलते हुए जूही के दूध को। फिर मुस्कुराकर वो बोतल दूध में उड़ेलने ही जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ अचानक से पकड़ने की वजह से रिया चौंक गई और शीशी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। आवाज सुनकर निर्मला आंटी भी पलटकर रिया की ओर ही देखने लगी। फिर निर्मला आंटी ने खड़े होकर कहा, गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नीना पांडे ने फोर्सफुली स्माइल करके कहा, नहीं थैंक यू। फिर वो रिया की ओर मुड़कर बोली, चलो रिया, तो मेरे साथ जरा चलो। रिया अभी तक अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी और नीना पांडे की बात सुनकर उसने जल्दी से गिरी हुई बोतल जमीन से उठाई और नीना पांडे के साथ किचन से बाहर चली गई। पीछे खड़ी निर्मला आंटी ने कंफ्यूजन में मुंह बना लिया। नीना पांडे ने अपने कमरे में पहुंचते ही डोर लॉक कर दिया और रिया को देखकर बोली, वो सब क्या था रिया? रिया ने हंसते हुए नीना पांडे से कहा, माँ, आज तो आपने मुझे डरा ही दिया। बच गई मैं, थैंक गॉड। रिया को ऐसे हंसता देख नीना पांडे ने जोर से रिया से फिर पूछा,
क्या करने वाली थी तुम रिया, और सच सच बताना तुम मुझे। जब रिया ने कुछ नहीं बोला तब नीना पांडे ने अपना हाथ बढ़ाकर रिया के हाथों से वो बॉटल लेने की कोशिश की। रिया ने चौंक कर कहा, माँ क्या कर रहे हो, ध्यान से, इसमें पॉइजन है। रिया की बात सुनकर नीना पांडे का हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया और वो फटी आंखों से रिया को देखने लगी। फिर गहरी सांस लेकर नीना पांडे ने रिया से पूछा, ये पॉइजन जूही के लिए है ना? रिया ने पॉइजन को दिखाते हुए बोला, और नहीं तो किसके लिए होगा माँ? इस बात पर नीना पांडे गुस्साते हुए रिया से बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या रिया? क्या मतलब है इन सब चीजों का? रिया को भी अब गुस्सा आने लगा था। वो भी खींचते हुए बोली, माँ आपको पता है कि मुझे जूही से नफरत है, तो क्या हो गया अगर मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ? नीना पांडे ने अपना सिर पकड़ लिया और रिया को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, रिया मुझे पता है कि तुम जूही को पसंद नहीं करती और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, पर ऐसे नहीं। रिया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्यों नहीं माँ, हम किसका इंतजार करें? इतने सालों से तो हम उसे झेल रहे हैं, अब बस बहुत हुआ। नीना पांडे ने रिया के हाथों से पॉइजन की बोतल लेकर साइड टेबल पर रख दी और रिया के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, रिया अब जूही पहले वाली नहीं रही जिसके साथ हम जो चाहे कर सकते थे। अब वो मिसेस सिंघानिया है। तुम्हें लगता है जूही को कुछ भी हुआ तो ऋषि सिंघानिया हम में से किसी को भी छोड़ेगा? रिया को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आई और उसने नीना पांडे का हाथ झटकते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है ना माँ, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। ना आप जूही को ऋषि के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए भेजते और ना ही उन दोनों की शादी होती। सब गड़बड़ आपने किया है, तो अब सब ठीक मैं करूंगी। मैं अपने ऋषि को पाकर ही रहूंगी। नीना पांडे रिया का पागलपन देखकर शॉक्ड हो गई। उन्होंने रिया को घबराते हुए देखा, फिर धीमे से बोली, रिया ऐसा मत करो, जूही अब पहले जैसी नहीं रही। वो ऋषि सिंघानिया की वाइफ है, उसका स्टेटस बहुत हाई है, हम उसे छू भी नहीं सकते। रिया ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, क्यों, मेरे पापा का स्टेटस भी हाई था ना? नीना पांडे कंफ्यूज्ड हो गई कि ऋषि की बात में महेंद्र पाठक कहां से बीच में आ गया, पर नीना पांडे कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले रिया ने नीना पांडे की आंख में देखकर कहा, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने भी तो की है पापा के साथ। ऐसा क्या किया ही नीना पांडे ने महेंद्र पाठक के साथ? क्या सच में जूही का शक नीना पांडे को लेकर सही था? अब रिया के पागलपन के आगे क्या ऋषि जूही को वक्त रहते बचा पाएगा? रिया अपनी जिंदगी और ऋषि को पाने के पागलपन में जूही को पॉइजन देना चाहती थी, पर इतने में ही नीना पांडे ने वहां आकर रिया को रोक दिया था। फ्रस्ट्रेट होकर रिया नीना पांडे से बोलने लगी, माँ अगर आप पापा के साथ ये कर सकते हो तो मैं जूही के साथ क्यों नहीं? ये सुनकर तो जैसे नीना पांडे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। नीना पांडे की ऐसी हालत देखकर रिया चिढ़कर वहां से चली गई। वो अपने रूम में पहुंची और दरवाजा बंद कर ही रही थी कि पीछे से अपना लाल पीला चेहरा लिए नीना पांडे अंदर आ गई। वो रिया की ओर उंगली करके कहने लगी, क्या मतलब था रिया तुम्हारी उस बात का? रिया ने मुस्कुराते हुए नीना पांडे से कहा, माँ आप इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि मेरी सीधी सीधी बात का मतलब ना समझ सके। नीना पांडे ने घबराते हुए उससे कहा, रिया प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो, क्या मतलब था तुम्हारी उस बात का? रिया ने नीना पांडे के पास आकर कहा, ठीक है, अगर आप मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो तो यही सही। मेरा मतलब यही था माँ कि मैंने कई बार आपको देखा था हेल्थ प्रोडक्ट्स फेंकते हुए, वही हेल्थ प्रोडक्ट्स जो आप अपने और पापा के लिए लाए थे। पापा ने तो उन्हें खा लिया था, पर आप चोरी छुपे उन्हें फेंक देती थी। वो हेल्थ प्रोडक्ट्स ही थे या? रिया से ये बात सुनकर नीना पांडे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से रिया को एक्सप्लेन करते हुए बोली, नहीं नहीं रिया बेटा, तुम गलत समझ रही हो। रिया ने चिढ़कर उनसे कहा, हो शट अप मॉम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने पापा के साथ क्या किया और क्या नहीं, तो प्लीज ये बहाने ना मेरे सामने मत ही बनाइए। नीना पांडे रिया की स्टोन से शॉक्ड हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, मैंने पूरी दुनिया से ये सच छुपाया पर मेरी बेटी ने ही मुझे पकड़ लिया। फिर नीना पांडे ने रिया से बड़े प्यार से कहा, बेटा जो भी मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। तुम नीना पांडे की बात पूरी होती उससे पहले उनकी बात काटते हुए रिया बोली, अच्छा मेरे लिए या अपने उस
असिस्टेंट के लिए? नीना पांडे इस बार बुरी तरह चौंक गई। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। उन्होंने सोचा, मेरे सभी काले गहरे राज जिन्हें मैंने दुनिया से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो मैं अपनी खुद की बेटी से ही नहीं छुपा पाई। नीना पांडे कुछ कहती उससे पहले रिया ने कहा, पर डोंट वरी मॉम, आपके सीक्रेट्स मेरे साथ सेफ है। भले ही आपने मेरे लिए पापा को नुकसान ना पहुंचाया हो, पर फायदा तो मेरा भी हुआ है, सो आई एम कूल। रिया ने फिर मन ही मन कहा, जिस दिन मैंने पहली बार माँ को अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स फेंकते हुए देखा था तब मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर मैंने उस बात को इग्नोर किया था। पर जब ये कई बार हुआ और साथ ही साथ पापा की हेल्थ भी दिन ब दिन खराब ही होती गई, तो मुझे यकीन हो गया कि उनकी बिगड़ती हेल्थ के पीछे मम्मा का ही हाथ है। मैं जाना चाहती थी उनसे सवाल करने के लिए, पर फिर नहीं गई, क्योंकि पापा के हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी लाइफ बेहतर होती चली गई। फिर मैंने इस बारे में गौर से सोचा तो पाया दैट आई डोंट केयर कि पापा चाहिए या मरे। उन्होंने तो हमेशा सिर्फ जूही को ही चाहा था, और मुझे तो सिर्फ नाजायज होने के ताने ही मिले हैं। उन्हें अगर अपनी पहली बीवी और बेटी से इतना ही प्यार मिला था तो क्यों आए वो मेरी माँ के पास? और अगर आए थे तो सिर्फ हमारा ही बनकर रहना चाहिए था। जो भी हुआ उनके साथ अब खुद भुगते। वहीं नीना पांडे ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, गुड, अगर तुम जानती हो कि ये तुम्हारे भले के लिए था तो तुम अब मेरी बस एक और बात सुन लो। जूही को नुकसान पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। नीना पांडे की इस बात पर रिया चीख पड़ी, नहीं माँ, मुझसे वो लड़की एक पल को बर्दाश्त नहीं। उसकी वजह से मुझे कभी पापा का प्यार नहीं मिला, लोगों के ताने मिले। नहीं, अब और नहीं। नीना पांडे रिया को शांत करते हुए बोली, रिया शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, इसीलिए तो महेंद्र के बीमार होने के बाद मैंने जूही की हालत नौकरों से बदतर कर दी थी। रिया ने फिर फ्रस्ट्रेट होकर उनसे कहा, तो क्या फायदा हुआ उसका? आज फिर जूही मुझसे आगे निकल गई है, वो मिसेस सिंघानिया बन गई है। नीना पांडे ने इस बात पर रिया से कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि जूही को अभी नुकसान मत पहुंचाओ। रिया ने अपना सर ना में हिलाते हुए उनसे कहा, नहीं नहीं, वो मिसेस सिंघानिया कैसे बन सकती है? वो मेरा हक है, वो मेरी जगह है, और मैं उसे वापस छीन कर ही रहूंगी। नीना पांडे ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, अब तो इसे ऋषि का सच बताना ही होगा। ये सोचकर नीना पांडे ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। वो बोली, रिया। पर रिया ने नीना पांडे की बात सुने बिना कहा, इनफ, मुझे आपका और लेक्चर नहीं सुनना, और वैसे भी मैंने ऋषि को कुछ नहीं किया है। जो किया है जूही के साथ किया है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब काम मेरा था, जैसे कभी किसी को ये नहीं पता चला कि पापा की हेल्थ बिगड़ने के पीछे आपका हाथ था। रिया की बात सुनकर नीना पांडे बिल्कुल चुप हो गई। उसने मन ही मन सोचा, रिया अभी सोचने और समझने की हालत में नहीं है, मैं इसे अभी ऋषि का सच नहीं बता सकती। नीना पांडे का पीला चेहरा देखकर रिया ने सोचा, माँ, मैं आपसे ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ऋषि को तो मैं पाकर ही रहूंगी। नीना पांडे ने एक दूसरे तरीके से रिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हें जूही के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि जो लड़की ऋषि के साथ रहती है वो अपने आप मारी जाती है, तो तुम क्यों उसके खून से अपने हाथ गंदे कर रही हो? बस थोड़ा इंतजार कर लो, जूही खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी, ठीक है रिया? जब रिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीना पांडे ने जोर से उससे पूछा, ठीक है ना रिया? रिया ने नीना पांडे की बात पर बस हाँ में सर हिला दिया, और नीना पांडे ने चैन की सांस ली। फिर कुछ सोचकर वो बोली, अच्छा बताओ रिया, तुम जूही को पॉइजन कब से दे रही हो, और सही सही बताना। रिया ने मुंह बनाकर उससे कहा, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी जब इस बार वो शादी के बाद आई थी तभी से थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। नीना पांडे ने ये सुनकर चैन की सांस ली। वो बड़बड़ाने लगी, हो थैंक गॉड, वरना कसब हो जाता। नीना पांडे की ऐसी बातें सुनकर रिया ने मुंह बना लिया। मन ही मन वो सोचने लगी, छोड़ूंगी तो मैं नहीं जूही को। इतना इतरा रही थी ना उस दिन ऋषि के साथ। नीना पांडे अपने रूम में जाने लगी थी, लेकिन फिर कुछ कहने के लिए वो अचानक पलटी। ये देखकर रिया ने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, अभी तक इनका लेक्चर खत्म नहीं हुआ। नीना पांडे ने रिया से बस इतना ही कहा, रिया तुम सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, मैं ये सब अब संभाल लूंगी।
और जो पॉइजन किचन में गिर गया है उसकी भी तुम चिंता मत करना। निर्मला बेवकूफ है, कुछ देख भी लेगी ना, फिर भी कुछ समझ नहीं पाएगी। पर रिया को सारी रात नींद नहीं आई। वो उलटते पलटते सारी रात बस जूही और उससे छुटकारा पाने के तरीके सोच रही थी। उस दिन के बाद कुछ दिन तक घर में शांति बनी रही, ना ही कोई तमाशा हुआ और ना ही कोई बहस। पर आज का दिन था जब जूही को अपनी चोट के टांके कटवाने हॉस्पिटल जाना था। जूही ने मन ही मन सोचा, उस दिन वाली गलती मैं वापस से नहीं दोहरा सकती। विनय को बात करके ही हॉस्पिटल जाती हूँ। वैसे तो ऋषि को कोई खबर नहीं रहती, पर अगर उसे पता चला कि मैं घर से बाहर निकली हूं तो जरूर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इतना सोचकर जूही ने अपने वार्डरोब से एक सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स निकाली और उसे देखकर कहा, नॉट बैड। फिर अपने सर की चोट को बचाते हुए जूही ने अपने कपड़े बदल लिए, पर बालों में कंघी करते टाइम गलती से जूही का हाथ अपनी चोट पर छू गया, जिसकी वजह से जूही को पेन महसूस हुआ। जूही ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा, ये क्या बात हुई, इतने दिन हो गए हैं फिर भी इस चोट में इतना दुखता क्यों है। जूही ने अपने सिर पर चोट के आसपास की जगह को सहलाया ताकि उसका पेन कुछ कम हो सके। फिर उसने खुद से ही कहा, चीकू से पूछूंगी कैसी चोट है ये जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। इसके बाद जूही ने विनय को कॉल किया। फोन उठाते ही उधर से विनय की आवाज आई, हेलो मिस जूही। जूही उससे बोली, हेलो विनय, वो मुझे आज हॉस्पिटल जाना है टांके कटवाने, तो यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। विनय ने फोन पर उससे कहा, यस मिस जूही, आपको हॉस्पिटल के लिए कितनी देर में निकलना है, मैं उस हिसाब से आपके लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। जूही उससे बोली, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैंने तो बस इसीलिए बताया क्योंकि ऋषि ने कहा था, बाकी मैं खुद ही चली जाऊंगी। पर फोन की दूसरी तरफ से विनय की प्रोफेशनल आवाज आई, मैम आई अंडरस्टैंड, बट ये ऋषि सर के ऑर्डर है, हमें आपकी सभी चीजों का पूरा ख्याल रखना है। जूही ने ये सुनकर धीमे से सर हिलाते हुए कहा, ओह वैसे ऋषि, मेरा मतलब है वो तो ऑफिस के काम में बिजी होंगे ना। विनय मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने जूही से कहा, नहीं मैम, सर उस दिन वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से आने के बाद ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। जूही ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गई और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी, पर उसने सोचा, हाँ ऋषि क्यों कुछ बताएगा मुझे ये सब। और जूही ने विनय को अपने हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट की डिटेल्स देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद जैसा विनय ने कहा था, बिल्कुल सही टाइम पर जूही के लिए गाड़ी और ड्राइवर आ गए। जूही को विनय की एफिशिएंसी पर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, मगर जूही एक बात से हैरान थी। कार में बैठकर उसने सोचा, ये रिया इतनी जल्दी तो सुधर नहीं सकती, जरूर ये किसी तूफान के पहले वाली शांति है। तभी जूही की चोट में फिर से थोड़ा पेन होने लगा, तो जूही सर पकड़कर सोचने लगी, चलो छोड़ो, ये रिया की बातें सोच सोच कर मेरा सर दर्द और होने लगा है। थोड़ी देर बाद कार हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। जूही ने कार की विंडो से देखा कि रचित हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर ही उसका वेट कर रहा था। ये देखकर जूही मुस्कुरा दी और जल्दी से कार से उतर गई। आगे चलते हुए जूही को चक्कर और जोर का दर्द होने लगा। इसकी वजह से जूही थोड़ा रुक गई। वो अपना सर हिलाते हुए धीमे धीमे रचित की ओर जाने लगी। ये देखकर रचित ने बड़े कंसर्न से उससे पूछा, जूही आर यू ऑल राइट? जूही ने मुस्कुराकर उससे कहा, या आई एम फाइन चीकू। रचित जूही को अपने साथ अंदर ले गया। जूही ने अंदर जाते समय देखा कि उससे कुछ दूर 5 बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चल रहे हैं। जूही ने मन ही मन कहा, इनकी अब तो कोई जरूरत नहीं है, साई की तरह पीछे पड़े रहते हैं ये भी, मुझे कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। जब रचित जूही के टांके काटने के लिए उसे अपने साथ अपने केबिन ले गया, बॉडीगार्ड गेट के बाहर ही रुक गए। अंदर जब सिर्फ जूही और रचित थे तो रचित सीरियसली उससे बोला, जूही इतने सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी जान को कोई खतरा है क्या? तुमने तो कहा था कि ऋषि की जान को खतरा है, तुम्हारी नहीं। जूही का माथा पहले से ही चकरा रहा था। वो उससे बोली, अरे बाबा, उसे खतरा मतलब मुझे खतरा, इसीलिए ये गार्ड्स हैं। जूही से ये बात सुनकर रचित का फिर एक बार दिल टूट गया। वो सोचने लगा, मैं अपना मुंह ही क्यों खोलता हूँ, हर बार बंटा धार हो जाता है मेरा। रचित ने फोर्सफुली स्माइल करके जूही से कहा, अच्छा चलो
तुम्हारे टांके काट देते हैं। लेकिन जब रचित ने जूही की पट्टी खोली तो वो हैरान रह गया। ऐसा क्या देख लिया रचित ने जूही के घाव में? उसकी आंखें फटी रह गई थी। क्या रिया अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी? अब क्या नया मोड़ लेगी जूही और ऋषि की कहानी? जूही अपने टांके कटवाने हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन पूरे रास्ते जूही को अपनी चोट में दर्द महसूस हो रहा था। उसे चक्कर भी आ रहे थे। रचित को इस बात से डर हो गया था कि जूही के लिए ये टांके निकलवाना पेनफुल होगा, इसीलिए वो बहुत केयरफुल था। लेकिन वो जूही की चोट देखकर हैरान रह गया। रचित को ऐसे अचानक से परेशान देखकर जूही ने रचित से पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रचित ने जूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने पास में खड़ी नर्स से कहा, गो एंड गेट द डिसइंफेक्टेंट एंड गॉस, और हाँ, ट्रायंगुलर नीडल और वुंड थ्रेड भी लेकर आना। फिर से एक बार जूही की चोट को देखकर रचित ने नर्स से कहा, एक नाइफ भी ले आना। नर्स ने उससे कहा, यस डॉक्टर। नर्स वहां से चली गई, पर इतने सब इक्विपमेंट्स के बारे में सुनकर जूही कंफ्यूज्ड हो गई। वो रचित से बोली, चीकू, तुमने तो कहा था कि बस टांके खोलने हैं, ये हो क्या रहा है? फिर रचित ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, जूही, सच सच बताना, क्या तुमने कुछ बाहर का खाया था या कुछ मसालेदार, या तो फिर ऐसा कुछ भी जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था? जूही ने रचित की इस बात पर तुरंत ना करते हुए कहा, नहीं, मैं तो सादा खाना खा रही हूँ, एकदम सिर्फ हल्दी नमक वाला। निर्मला आंटी तो थोड़ी सी भी मिर्च नहीं डालती मेरे खाने में। ये सुनकर रचित ने उससे फिर पूछा, अच्छा, तो कभी भी तुम्हारी चोट में पानी पड़ा था? इस बात पर जूही चुप हो गई। कुछ सोचकर धीमे से वो बोली, वो कभी कभी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, नहाते वक्त जरा सा पानी शायद चला गया हो। रचित ने अपना सर हिलाते हुए गहरी सांस ली। उसने जूही को डांटते हुए कहा, जूही, क्या बचपना है, इतनी बार बोला तुम्हें केयरफुल रहने के लिए, और तुमने ये क्या किया? ऐसे ध्यान रखते हैं अपना, बोलो। रचित को ऐसे डांटते हुए देखकर जूही ने मुंह बनाकर उससे पूछा, लेकिन हुआ क्या है? मुझे डांट क्यों रहे हो? रचित अपनी टोन में थोड़ी नरमी लाया और जूही से बोला, जूही, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, पर सभी लोगों की बॉडी अलग अलग होती है। किसी को कोई भी चीज नुकसान नहीं करती तो किसी की बॉडी अल्ट्रा सेंसिटिव होती है। अब तुम्हारे केस में लग रहा है पानी की वजह से तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो पा रहा, तुम्हारी चोट में फेस्टरिंग हो रही है। फेस्टरिंग का नाम सुनकर जूही एकदम अलार्म्ड हो गई। उसने अचानक ही रोता हुआ मुंह बनाकर देखा रचित को। वो बोली, चीकू, फेस्टरिंग? अब मैं क्या करूं? मेरा चेहरा तो खराब नहीं हो जाएगा ना? जूही को अपने चेहरे के लिए इतना परेशान होता देख रचित उससे बोला, मे बी, अगर तुम अपनी चोट को लेकर इतनी लापरवाही बरतोगी तो हो सकता है कि फेस की स्किन में स्कार आ जाए। जूही ये सुनकर डर गई और उसने इसी घबराहट में रचित का हाथ पकड़ लिया। जूही का हाथ अपने हाथों में देखकर रचित अचानक मुस्कुरा पड़ा। उसने जूही की नाक अपनी उंगली से छुई और बोला, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर तुम सिचुएशन की सीरियसनेस तो समझो। जूही ने चैन की सांस लेकर कहा, समझ रही हूं। जूही ने अब रचित के हाथ से अपना हाथ हटा लिया। वो अपना सर खुजाते हुए उससे बोली, पर मुझे याद है, चोट पूरी तरीके से भी गीली नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा पानी गया था, फिर फेस्टरिंग कैसे होने लगी? रचित ने जूही के क्वेश्चन को इग्नोर किया। उसने उससे कहा, जूही, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही, बस बहाने बना रही हो। जूही कंफ्यूज्ड होकर उससे बोली, नहीं चीकू, सीरियसली। रचित ने जूही की बात आधे में ही काट दी और उससे कहा, जूही, हेल्थ को लेकर कोई मजाक नहीं। फिर रचित ने जूही का बिगड़ता मुंह देखा और धीमे से उससे कहा, देखो जूही, कहीं की भी चोट हो, कितनी भी बड़ी या छोटी हो, हमें उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए। नो लापरवाही एंड ऑल। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई रियली केयर फॉर यू। रचित की बातों में जूही अपने लिए फिक्र साफ महसूस कर सकती थी, इसीलिए वो रचित को अपने सवालों से और परेशान नहीं करना चाहती थी। जूही ने धीमे से उससे कहा, ठीक है, अब और ध्यान रखूंगी। जूही का लटका हुआ मुंह देखकर रचित ने मजाक में उससे कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम कुछ दिन नहाना ही मत।
इस बात पर जूही ने अचानक से रचित की ओर देखकर कहा, क्या कह रहे हो चीकू? ये मैं नहीं कर सकती। तुम जानते हो मेरी आदत, नहाए बिना मैं एक दिन नहीं रह सकती। जूही को ऐसे देखकर रचित बोला, ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोवा स्नान कर लेना अब, ठीक? इस बात पर जूही हंस दी। उसने मुंह बनाते हुए रचित से कहा, यू आर सो मीन चीकू। और तभी वहां नर्स सारा रिक्वायर्ड सामान लेकर आ गई। नर्स के हाथ में इतने सारे इक्विपमेंट्स देखकर जूही डर गई। वो सबकॉन्शियसली रचित की ओर झुक गई और उससे कहने लगी, चीकू, मुझे इतना सब नहीं करवाना। इट वुड बी वेरी पेनफुल। थ्रेड्स काटने के नाम पर ही मुझे डर लग रहा है। अब तुम पहले डिसइंफेक्टेंट करोगे, फिर स्टिच करोगे, ज्यादा ही पेनफुल हो जाएगा। मुझे बेहोशी कर दो, नहीं तो चीकू मुझे नहीं करवाना ये, प्लीज। इस वक्त रजत मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था। चोट उतनी भी बुरी चीज नहीं है वैसे। कई बार ये दो दिलों को करीब भी ले आती है। जूही की चोट मेरे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब क्या होगा? रजत अपने ख्यालों में खोया था कि जूही ने उसे हिलाकर पूछा, बोलो चीकू, चुप क्यों हो? रजत ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उससे कहा, पहले मैंने सोचा था कि वापस से स्टिच करना पड़ेगा, पर इतनी फेस्टरिंग भी नहीं हुई है, तो अभी मैं बस साफ करके डैमेज स्किन को हटा दे रहा हूँ। लेकिन अब तुम्हें पहले से बहुत ध्यान रखना होगा। जूही रजत की ये बात सुनकर और ज्यादा घबराई। वो बोली, ऐसे कैसे तुम इतना नॉर्मली कह रहे हो? डैमेज स्किन हटानी पड़ेगी? उसमें तो और दर्द होगा। नहीं नहीं, प्लीज चीकू। जब रचित ने जूही की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो जूही ने बचपने में नाइफ उठा ली। जूही रचित की ओर नाइफ पॉइंट करते हुए बोली, एक मिनट रचित, तुम पक्का बताओ तुम्हें ये करना आता भी है या नहीं? जूही के इस सवाल पर तो रचित ने मुस्कुराकर बस अपना सर हिला दिया, पर डॉक्टर रचित के बगल में जो नर्स खड़ी थी उसे जूही का ये सवाल बहुत ही इंसल्टिंग लगा। मन ही मन वो सोच रही थी, व्हाट द हेल, इस लड़की की हिम्मत तो देखो। एक तो हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन से अपनी ड्रेसिंग करवा रही है, ऊपर से उनकी मेडिकल स्किल्स को भी क्वेश्चन कर रही है। ये डॉक्टर रचित भी बस स्माइल किए जा रहे हैं, इसे कुछ कह भी नहीं रहे। हालांकि ये मिसेस सिंघानिया है, पर इससे पहले भी तो इससे बड़े बैकग्राउंड वाले लोगों को हमारे डॉक्टर रचित ने ट्रीट किया है, फिर इसमें क्या स्पेशल है? ये मिसेस सिंघानिया तो डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही चिपक गई है। ऊपर से इन डॉक्टर रचित को अपनी इंसल्ट भी समझ नहीं आ रही। नर्स खुद को बोलने से रोक नहीं पाई और मुंह बनाकर जूही से रूडली कहने लगी, डॉक्टर रचित हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं, ये तो बहुत मामूली है मैम। ये सब सुनने के बाद भी जूही और रचित दोनों ने ही नर्स को इग्नोर कर दिया। तभी रचित जूही से हंसकर बोला, जूही, क्या मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम टालने के लिए ये सब कह रही हो? तुम बचपन से अभी तक नहीं बदली। पहले भी तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता था तो तुम टालने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देती थी। आज भी वही कर रही हो। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर नहीं बने। जहाँ एक और जूही नर्स के सामने उसके बचपन के इंजेक्शन से डरने वाली बात सुनकर एम्बैरस हो रही थी, वहीं उस नर्स का मुंह ऐसा हो गया था जैसे उसने खट्टा नींबू खा लिया हो। तभी जूही ने रचित से कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, कर लो जो करना है। जूही के बच्चों जैसे रूठने पर रचित मुस्कुरा दिया। फिर रचित ने नाइफ से जूही की चोट की डैमेज स्किन को काट दिया और डिसइंफेक्टेंट लगाकर उसको साफ करने लगा। तभी जूही ने चीखते हुए उसे कहा, चीकू दर्द हो रहा है, बोला था ना तुम्हें। पर रचित ने जूही को पेशेंटली समझाते हुए कहा, नहीं जूही, मैंने तो कब का नाइफ रख दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। ये तो मैं चोट को बस डिसइंफेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम थोड़ा जल रहा होगा, पर अब ठीक है। वी आर डन, यू डिड ग्रेट। जूही इस वक्त रचित की तरफ देखकर मन ही मन सोच रही थी, ये मुझे एकदम बच्चों जैसे ट्रीट करता है। मैंने अभी इतनी बच्चों वाली हरकतें की, पर ये मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। ही इज लाइक अ बिग ब्रदर आई नेवर हैड एंड माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे नहीं पता कि आगे जाकर हमारा कुछ होगा कि नहीं, पर हमारा ये दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बदले भगवान, बस इतनी कृपा करना। ये सोचकर जूही मन ही मन मुस्कुरा दी। तभी रचित जूही से बोला, ड्रेसिंग हो गई, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से गीला कर लो, इस बार ध्यान रखना। जूही इस बार बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दी, पर रचित की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वो बोला, लेकिन अभी वुंड के आसपास थोड़ी ड्राई स्किन है, तो मैं उसके लिए तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा, उनको ध्यान से खाते रहना। और हाँ,
मैं अभी नर्स से कहकर तुम्हारा टेम्परेचर मेजर कर लेता हूँ कि तुम्हें फीवर तो नहीं है, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। पर इस बार बिल्कुल भी केयरलेसनेस मत दिखाना, वरना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जूही ये सुनकर रचित की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। रचित को भी लगा कि वो कुछ गड़बड़ बोल गया। उसने जल्दी से अपनी बात ठीक की। वो मेरा मतलब था कि तुम्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लूंगा। जूही ने स्माइल करके उससे कहा, अच्छा बच्चू, मुझे परमानेंटली अपना पेशेंट बनाने के इरादे हैं तुम्हारे? रचित मन ही मन ब्लश कर रहा था, पर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और अपना हाथ जूही की ओर बढ़ाते हुए बोला, चलो अच्छा आ जाओ। जूही रचित का हाथ पकड़कर एग्जामिनेशन टेबल से उठी, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो लड़खड़ा गई। तभी रचित ने उसे संभाल लिया। जूही के इतना करीब होने की वजह से रचित के दिल की धड़कनें तेज हो गई और ये चेंज जूही ने भी महसूस किया। इसलिए जूही जल्दी से सीधे खड़ी हो गई और उसने रचित से धीमे से कहा, थैंक यू चीकू, तुम मुझे हमेशा संभाल लेते हो। इस बात पर रचित स्माइल करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इतने सारे बड़े बड़े ऑपरेशन करने के बाद भी कभी मैं इमोशंस शो नहीं करता, पर जूही के जरा सा करीब आने पर तो जैसे। रचित ने अपना सर अपनी ही बेवकूफी पर हिला दिया। वो खुद से बोला, क्या सोच रहा है रचित? क्यों तो भूल जाता है कि जूही मैरिड है और अपने पति के साथ खुश है? निकाल दे अपने दिमाग से ये सब गलत ख्याल। फिर रचित अपना गला साफ करते हुए जूही से बोला, चलो तुम इस चेयर पर बैठ जाओ, नर्स अभी थर्मोमीटर लेकर आती ही होगी। जूही अपना सर हाँ में हिलाकर चेयर पर बैठ गई और रचित का लाल चेहरा देखकर जूही को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, चीकू, यू आर एम्बैरेस्ड, यू लुक सो क्यूट नाउ। जूही की इस बात पर रचित का चेहरा और भी लाल हो गया। वो जूही को डांटते हुए बोला, ज्यादा हंसो मत, अपनी शक्ल देखी है जब मैं ड्रेसिंग कर रहा था। जूही ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, यू आर सो मीन रियली, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। जूही के ऐसे नखरे देख रचित बस अपनी आंखें फाड़े उसे प्यार से देख रहा था। वो अब भी थोड़ा एम्बैरेस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जूही से क्या बात करे, इसीलिए उसने उससे कहा, अच्छा मत बात करो। फिर रचित ने अपने केबिन का टीवी ऑन करते हुए उससे कहा, ये लो कुछ देर टीवी देख लो। लेकिन जैसे ही टेलीविजन ऑन हुआ और रचित ने रिमोट से चैनल चेंज किया, एक न्यूज चैनल को देखकर दोनों जूही और रचित हैरान रह गए। न्यूज में एक रिपोर्टर कह रहे थे, सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया शादी के बाद भी नहीं आए अपनी हरकतों से बाज और पहुंच गए रात में एक गैर लड़की के साथ एक बार में। ये खबर सुनते ही जूही के होश उड़ गए। क्या वाकई ऋषि का किसी और से अफेयर है? इस अफेयर से क्या फर्क पड़ेगा उसके और जूही के रिश्ते पर? क्या रिया का पॉइजन जूही पर भयानक असर कर जाएगा? जूही ने टेलीविजन ऑन करते ही जैसे ही न्यूज चैनल लगाया, उसे एक ब्रेकिंग न्यूज दिखी। एक टीवी रिपोर्टर न्यूज में जोर जोर से कह रहा था, तो क्या है सच सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया और सुपर मॉडल आकांक्षा सक्सेना के रिश्ते का। ऋषि के बारे में ये खबर देखते ही जूही शॉक्ड रह गई। उसके दिल में हलचल होने लगी। एक अजीब सी अनकंफर्टेबल कर देने वाली फीलिंग ने उसे घेर लिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये न्यूज सुनकर वो कितना हर्ट हो रही थी। उसने खबर आगे देखना जारी रखा। देखिए, अभी ऋषि सिंघानिया की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है और वो अपनी बीवी को अपने देश में छोड़कर यहाँ मॉडल आकांक्षा सक्सेना के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। ऋषि सिंघानिया कहने को तो भारत के एक जाने माने इज्जतदार घराने से हैं, पर उनकी आज की इस हरकत ने उनके पूर्वजों को भी जरूर शर्मसार कर दिया होगा। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ऋषि सिंघानिया को पहले भी कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ देखा जा चुका है, पर आज की आई ये तस्वीरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें उनके चरित्र पर कई सवाल खड़े करती है। क्या ऋषि सिंघानिया और उनकी शादी में कोई तनाव है? अगर नहीं, तो क्यों ऋषि सिंघानिया अपनी नई नवेली बीवी को घर बैठाकर यहाँ किसी गैर लड़की के साथ ऐश कर रहे हैं? और हम ऐसे ही इन बातों का दावा नहीं करते, हमारे पास पक्के सबूत हैं। तभी उस न्यूज रिपोर्टर ऋषि और उस लड़की की फोटोज दिखाना शुरू करता है। जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ रही थी, जूही का चेहरा लाल होता जा रहा था। देखिए ये तस्वीर जो यूएस के एक बहुत ही फेमस बार लक्स के सामने खींची गई है। इनमें साफ दिख रहा है कि कैसे ऋषि सिंघानिया मॉडल आकांक्षा सक्सेना को अपनी बाहों में भरकर खड़े हैं। जूही ने टेलीविजन पर दिखाई जा रही पिक्चरों को बड़े ध्यान से देखा।
वो लड़की और ऋषि वाकई बहुत करीब थे। लड़की ने अपने दोनों हाथ ऋषि के कंधों पर रखे हुए थे और वो ऋषि की ओर देखकर बड़े रोमांटिक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी ओर ऋषि की नजरें कहीं नीचे थी, जैसे वो उसके साथ पोज दे रहा हो। उसका हाथ उस लड़की की कमर पर को जोर से थामे हुए था। जूही और अचित दोनों आंखें फाड़े हुए उस मॉडल और ऋषि की करीबी को देख रहे थे। फोटो देख के साफ दिख रहा था कि दोनों किसी बड़े इवेंट से या तो निकले थे या फिर जा रहे थे। तभी रिपोर्टर ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बारे में जानने वाले कुछ आम लोगों के पास जाकर अपनी बात जारी रखी। देखिए, कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि ऋषि सिंघानिया ने अपनी अय्याश इमेज सुधारने के लिए एक भोली भाली और मजबूर लड़की से शादी कर ली, पर उस बात को ऋषि सिंघानिया ने दबा दिया था अपने पैसों के जोर से। पर आज वो छिपा नहीं सके अपने अंदर की हवस। रिपोर्टर ने आगे कहा, आज हम आपको सीधे दिखा रहे हैं ऋषि सिंघानिया का असली चेहरा। देखने में इतने हैंडसम, कहने को वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, पर धोखा, फरेब और बेवफाई है इनका काला सच। तभी एक आम आदमी ने रिपोर्टर से कहा, भैया बुरा तो बस हमें लग रहा है इनकी बीवी के लिए, जिनको अपने पति की असलियत यूं टीवी के जरिए पता चली होगी। खैर, बड़े लोग बड़े बड़े उनके लफड़े हो सकता है उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता हो। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए रिपोर्टर ने आगे कहा, अब क्या फैसला लेंगे ऋषि सिंघानिया की बीवी? क्या वो ऋषि सिंघानिया को माफ कर पाएंगी या ले लेंगी उनसे तलाक? जूही ने मन ही मन सोचा, वाह, अभी तो ऋषि से मेरी बात भी नहीं हुई और ये लोग मेरे डिवोर्स तक पहुंच गए। कमाल है ये मीडिया वाले। तभी न्यूज और आगे बढ़ी। जूही इस न्यूज को देखकर हड़बड़ा जाने वाली थी। और अब सुन लीजिए मॉडल आकांक्षा सक्सेना के रिश्ते का सच उन्हीं की जुबानी। तभी टेलीविजन पर एक लड़की दिखाई दी। उसने एक ब्लैक कलर की शानदार ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें से उसका बॉडी फिगर साफ रिवील हो रहा था। आंखों पर उसके काला चश्मा था, जैसे अपना सच बाहर आ जाने के कारण शर्मिंदा हो। उसे देखकर जूही के मन में आया, ओ बाप रे, सच में कमाल की मॉडल है ये। पक्का इसने पूरे फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ऋषि, इस प्लास्टिक मॉडल के लिए क्या किया ये तुमने मेरे साथ? फिर उस लड़की से रिपोर्टर ने सवाल पूछना शुरू किया। मिस आकांक्षा सक्सेना, क्या कहना है आपका आपके और ऋषि सिंघानिया के बीच इस करीबी रिश्ते के बारे में? इस पर आकांक्षा सक्सेना शर्मा कर उसे बड़ी अदा के साथ जवाब देते हुए बोली, आई एम सॉरी, पर मेरे लिए ऐसे सवालों का जवाब देना थोड़ा एम्बैरेसिंग है इस वक्त। आप प्लीज इस बारे में ऋषि से ही पूछिए ना। आकांक्षा के इस जवाब से तो जैसे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी एक रिपोर्टर कहने लगा, आप लोगों ने देखा कैसे शर्मा गई मिस आकांक्षा ऋषि सिंघानिया का नाम सुनते ही। उनकी गालों की लाली साफ साफ बता रही है कि उनका और ऋषि का मैटर किस हद तक आगे बढ़ चुका है। तभी वो रिपोर्टर आकांक्षा सक्सेना के पीछे पीछे भागने लगे। किसी ने पूछा, मिस आकांक्षा, आप ऋषि सिंघानिया से इतनी क्लोज है कि आप उन्हें फर्स्ट नेम से बुलाती हैं। तो दूसरे ने पूछा, मिस आकांक्षा, आपका और ऋषि सिंघानिया का रिश्ता किस स्टेज तक पहुंच चुका है? मिस आकांक्षा, आप जानती हैं कि ऋषि सिंघानिया शादीशुदा है? मिस आकांक्षा, जवाब दीजिए, लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तभी आकांक्षा सक्सेना के मैनेजर और बॉडीगार्ड्स ने रिपोर्टर्स को आकांक्षा के पीछे जाने से रोक दिया। उनमें से एक टीवी रिपोर्टर लोगों से बात करते हुए न्यूज आगे बताने लगा। तो आप लोगों ने सुनी मिस आकांक्षा की जुबानी उनकी कहानी। आइए अब एक बार फिर आम जनता का क्या कहना है इस बारे में जानते हैं, सीधे हमारे देश भारत की जनता से। रिपोर्टर्स माइक लेकर लोगों से उनकी राय पूछ रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, आपने सुना सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया के स्कैंडल के बारे में, आपका क्या कहना है? इसके जवाब में एक 20-25 एज की लड़की ने उसे जवाब दिया, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही ऋषि सिंघानिया को लेकर ये न्यूज सुनकर। मैं तो कब से सोच रही थी कि कैसे कोई स्कैंडल नहीं हुआ उसे लेकर। मुझे लगा वो शादी के बाद अब सुधर गया होगा, बट आई वाज रॉन्ग। फिर इसके बाद रिपोर्टर ने एक 30-40 साल के आदमी से वही सवाल किया तो उनका जवाब था, ऋषि सिंघानिया इज अ ग्रेट बिजनेसमैन, बट उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है एंड फ्रैंकली आई डोंट केयर। बस उनका बिजनेस डूब ना जाए। बहुत पैसे लगा रखे हैं मैंने सिंघानिया पे। ऐसे बहुत लोग अलग अलग जवाब उसके बारे में दे रहे थे। कुछ ऋषि के खिलाफ थे तो कुछ उसके हक में। न्यूज टेलीविजन पर आती जा रही थी, लोग अपनी अपनी राय देते जा रहे थे। पर इस न्यूज के मेन कैरेक्टर्स इस वक्त इस न्यूज को अपने अपने कमरे में बैठे देख रहे थे। कुछ देर शांत रहने के बाद रचित जूही की ओर मुड़ा और उसके चेहरे को पढ़ने लगा। वो इतना तो समझ चुका था कि इस खबर से जूही को बहुत बड़ा झटका लगा है।
थोड़ी देर बाद रजत ने डायरेक्टली जूही से पूछा, जूही तुम ठीक तो हो ना? ये ऋषि ऐसा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। वाकई बहुत गलत किया है इसने तुम्हारे साथ। कम से कम शादी के बाद तो इसे ऐसा नहीं करना था। पक्का तुम ठीक हो ना? जूही ने रजत की बात पर बस अपने आप पर ही मुस्कुरा लिया। वो इस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं थी। रजत ने खुद को कोसते हुए मन ही मन कहा, तू पागल हो गया क्या रजत? एक वाइफ से पूछ रहा है कि उसको अपने पति का स्कैंडल देखकर कैसा लग रहा है। इडियट। रजत ने फिर धीमे से उससे कहा, जूही जूही ने गुस्से से टेलीविजन रिमोट से टीवी बंद कर दिया। वो रजत की ओर घूम कर बोली, चीकू तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। ऋषि पर जूही का इतना गुस्सा देखकर रजत चुप हो गया। अंदर ही अंदर उसे जूही के लिए बुरा लग रहा था, पर दिल के दूसरे कोने में उसे खुशी थी कि ऋषि से धोखा खाने के बाद जूही अब शायद उसकी हो जाएगी। पर तभी रजत को ऋषि और उस मॉडल की पिक्चर्स याद आ गई, तो उसने जूही से कहा, जूही शायद तुमने ऋषि पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया। किसी मॉडल के साथ रिश्ता इतनी आसानी से तो नहीं बन सकता। तुम्हें ऋषि पर कभी पहले शक नहीं हुआ? जूही ने रजत की परेशान आंखें देखी। वो जानती थी कि रजत उसकी बहुत परवाह करता है, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि रजत के सामने वो एक बेवकूफ बीवी साबित हो। उसने सर झुकाए हुए उसको जस्टिफिकेशन देना शुरू किया। चीकू, ये सब तो न्यूज वालों का काम ही है, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और ऋषि के बहुत से दुश्मन हैं, उन्हीं में से किसी ने ये न्यूज क्रिएट की होगी ऋषि को फंसाने के लिए। मुझे भरोसा है ऋषि पर। और चीकू प्लीज, तुम भी मेरे भरोसे पर भरोसा कर लो। जूही की जुबान पर लफ्ज तो ये थे, पर मन ही मन वो सोच रही थी, चीकू अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मेरी और ऋषि की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ऋषि जो चाहे कर सकता है, मेरा उस पर कोई हक नहीं। पर खुलेआम मेरा इस तरह मजाक बना के रख देना, इसकी तो उम्मीद नहीं की थी मैंने ऋषि से। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अब? रिया और नीना पांडे तो मेरा माखौल उड़ा देंगी। न्यूज देखकर एक पल को तो रजत के मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी, पर उसने सोचा, जूही का जस्टिफिकेशन साफ झूठा नजर आ रहा है। ऋषि ने जरूर जूही को धोखा दे दिया है। इनको बस अलग होने दो, मैं जूही से अपने दिल की बात खुलकर कह दूंगा। ये सब सोचकर रजत ने फिर जूही से कहा, अच्छा छोड़ो, अभी इस बात पर ध्यान मत दो, तबीयत ठीक करो पहले तुम्हारी। ये रहा थर्मोमीटर, इसे आर्मपिट में रख लो। थोड़ी देर बाद में रजत ने जूही का टेम्परेचर देखा। जूही तुम्हें तो फीवर भी है। जूही को इस वक्त जोरों के चक्कर भी आ रहे थे। रजत जूही की हालत देखकर उसे समझाते हुए बोला, देखो जूही, मैं तुम्हें फीवर की भी मेडिसिन दे रहा हूँ, पर हल्के फीवर के लिए तुम इसे मत खाना। ज्यादा मेडिसिन नुकसान करती है। जब ज्यादा फीवर लगे तभी इसे लेना, और पानी तो बहुत सारा पीना तुम, और बिल्कुल भी बाहर या मसाले का खाना मत खाना, ठीक है? जूही रजत की ये केयर देखकर हंस पड़ी। यस डॉक्टर चीकू। पर हर केयर उसे बेईमानी लग रही थी इस वक्त। तभी रजत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा चलो जूही, मैं ही तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर जूही ने तुरंत मना कर दिया। उसने रजत के हाथ अपने कंधों से झटक दिए। वो बोली, नहीं, तुम अब जाओ और अपना काम करो, मैं तो आती रहूंगी। ऋषि ने मेरे लिए बॉडीगार्ड्स भेजे हैं, सो आई एम फाइन। रजत ने इस बात पर निराश होते हुए कहा, अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें बाहर तक ही छोड़ देता हूँ। जूही ने बस हाँ में सर हिला दिया। दोनों वहां से निकल के हॉस्पिटल के बाहर जा रहे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही जूही के चेहरे पर अचानक से कैमरे के फ्लैशेस आने लगे, और उसके साथ 1000 सवाल। मिसेस सिंघानिया, आपने देखे ऋषि सिंघानिया और आकांक्षा सक्सेना की फोटोज? क्या कहता है एक पत्नी का दिल? क्या आपको भरोसा है ऋषि सिंघानिया पर? मिसेस जूही बोलिए, क्या फैसला लेंगी आप? क्या आप ऋषि सिंघानिया की बेवफाई माफ कर पाएंगी? क्या आप अपने रिश्ते को दूसरा मौका दे पाएंगी? मिसेस सिंघानिया कुछ तो कहिए, जनता आपके साथ है। मिसेस सिंघानिया, हमने तो ये भी सुना है कि आप और मिस्टर ऋषि साथ में नहीं रहते। क्या यही वजह है आपकी इस चुप्पी की? क्या वो रूमर्स सही थे कि आपकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? इतने सवाल और कैमरे के फ्लैशेस की वजह से जूही की चोट में वापस दर्द शुरू हो गया था। उसे फिर जोर का चक्कर आने लगा। जूही की हालत खराब हो रही थी। वो रजत मीडिया वालों से बोला, प्लीज जाइए आप सब लोग यहाँ से, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है, आप पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर फिर भी कोई गया नहीं, तो रजत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा,
सिक्योरिटी, यहाँ आओ, इन सबको बाहर निकालो जल्दी। इसके बाद हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और जूही के बॉडीगार्ड्स ने रिपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करना शुरू किया। जूही चक्कर खाकर जमीन पर पड़ी हुई थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं जा सकती थी। मन ही मन वो सोच रही थी, ऋषि भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी पर हम दोस्त तो बन ही चुके थे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे एक एक कदम फूंक कर रखने कह रहे थे और खुद उस मॉडल के साथ। जी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसे निकलोगे। जूही की जुबान से बस ऋषि निकला और वो बेहोश हो गई। उसका भरोसा एक बार फिर टूट गया था। क्या करेगी अब जूही? जैसा पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहा करता था, क्या ऋषि वैसा ही निकलेगा? आखिर क्या है स्कैंडल का सच? क्या जूही का ऋषि के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का डिसीजन ही गलत था? क्या मोड़ लेगी जूही और ऋषि की ये कहानी? और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं रिस्क वाला लव कहानी के अंत पर। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मैं पॉकेट एफएम के नए शो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है एक लड़की को देखा तो। ये कहानी है एक ऐसी 18 साल और 120 किलो की लड़की अनिका की, जिसको आज तक किसी ने छुआ भी नहीं था। और ऐसे में एक दिन उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पूरे मनाली शहर में अनिका मजाक बनकर रह गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी डिलीवरी के तुरंत बाद मनाली छोड़कर अपनी मासी के घर बैंगलोर रहने चली गई थी। मनाली में ऐसा एक भी शख्स नहीं था जो उससे प्यार करता हो या उसका मजाक ना उड़ाता हो। लेकिन 3 साल बाद अनिका जब अपनी 3 साल की बेटी रिया के साथ बड़े शानदार तरीके से मनाली लौटती है, तब मनाली के वही लोग अनिका को अपनी जिंदगी में वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अनिका के वापस मनाली लौटने के पीछे की असली वजह कोई नहीं जानता था। वो मनाली लौटी थी सिर्फ अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने। अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जन्म देने के तुरंत बाद किसी ने अनिका के दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। उस वक्त उसने अपनी बेटी को तो किसी तरह बचा लिया था, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाई थी। वही बेटे को ढूंढने के लिए अनिका 3 साल बाद मनाली लौटी थी। लेकिन अनिका ये नहीं जानती थी कि मनाली पहुंचने के बाद वो होटल के जिस रूम में अपनी बेटी रिया के साथ ठहरी है, उसी रूम के बगल वाले रूम में उसका खोया हुआ बेटा आर्यन भी अपने पिता के साथ रह रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यन का बायोलॉजिकल पिता मनाली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर रोहित मारवा है। अनिका, जो रोहित को कभी मिली तक नहीं थी, वो रोहित के जुड़वा बच्चों की माँ कैसे बन सकती थी? क्या अनिका अपने बेटे से मिल पाएगी या वापस हासिल कर पाएगी? क्या अनिका अपनी प्रेगनेंसी की गुत्थी को कभी सुलझा पाएगी? क्या अनिका अपने परिवार को पूरा कर पाएगी? क्या होगा जब अनिका के दोनों जुड़वा बच्चे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे? या वो दोनों अपने माँ बाप को मिलाने में कामयाब हो पाएंगे? बेटे को वापस पाने के सफर में अपनी जिंदगी के और कितने राज का सामना करेगी अनिका? अनिका की किस्मत उसे कहां लेकर जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जूही जैसे ही घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलने वाली थी, वैसे ही रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। पर अचित उसे रिपोर्टर्स के बीच से निकालकर वापस हॉस्पिटल में ले आया था। जब जूही और अचित केबिन में पहुंचे ही थे कि तभी वहां केबिन का गेट खोलकर हाफता हुआ विनय अंदर आ गया। विनय को जैसे ही स्कैंडल की खबर मिली, वो ऑफिस में सारे काम छोड़ छाड़ कर यहाँ हॉस्पिटल भागता हुआ चला आया था। ऑफिस से हॉस्पिटल तक की ड्राइव में उसने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। वो पूरे टाइम बस इस स्कैंडल को मीडिया से हटाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी जब न्यूज में उसने जूही को रिपोर्टर से घिरा हुआ देखा, तो विनय ने जूही के बॉडीगार्ड से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई। विनय जैसे ही हांफता हुआ केबिन में एंटर हुआ, तो जूही का थका हुआ चेहरा और मायूस आंखें देखकर एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ही जड़ होकर रह गया। थोड़ी देर बाद वो सर झुकाए जूही के पास आया और बोला, आई एम सॉरी मिसेस सिंघानिया, आई गॉट लेट। जूही विनय को वहां देखकर बहुत खुश हुई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, ओह थैंक गॉड विनय, तुम यहाँ आ गए। फिर जूही बिना रुके उससे बोली, पर ऋषि कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया वो? विनय ने जूही को इतना एक्साइटेड देखकर चैन की सांस ली और कहा, मैम आपको बताया था ना कि सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। जूही को विनय की सुबह वाली बात याद आ गई, तो उसने धीमे से कहा, ओह हाँ बताया तो था। जूही ने फिर उससे कहा, तो फिर अब इस मैटर का क्या होगा? विनय ने पोलाइटली उससे कह दिया, मैम यहाँ से स्कैंडल को मैं हैंडल करूंगा, इसका काम शुरू भी हो गया है, प्लीज यू डोंट वरी।
जूही कुछ और भी कहना चाहती थी पर रजत को देखकर वो चुप हो गई। उसने रजत से सीरियसली कहा, चीकू, क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मुझे विनय से अकेले में कुछ बात करनी है। जूही को इतना सीरियस देखकर रजत बिना वक्त गंवाए केबिन से बाहर चला गया, लेकिन उससे पहले उसने जूही को याद दिलाते हुए कहा, लेकिन जूही, तुम ज्यादा सोचना या परेशान मत होना, तुम्हें अब भी फीवर है। जूही ने स्माइल करके बस हाँ में सिर हिला दिया। रजत के बाहर जाते ही जूही विनय से बोली, क्या है ये सब विनय? ऋषि इतना बड़ा स्कैंडल करके आराम से बैठा है और यहाँ रिपोर्टर्स मुझसे सवाल कर रहे हैं। क्या जवाब दूं मैं इन सवालों का जब मेरे पास खुद ही कोई जवाब नहीं है? और तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में भी तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था। मैंने जूही को इतना सब कुछ एक सांस में बोलता देख थोड़ा आगे आकर पेशेंटली बोला, मैम प्लीज आप शांत हो जाइए। मैंने पहले ही अपने लोगों को भेज दिया है हॉस्पिटल एंट्रेंस से रिपोर्टर्स को हटाने के लिए, और ऋषि सर के स्कैंडल को भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर जूही थोड़ा शांत हो गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो ये भी ठीक है, पर इस वक्त ऋषि को भी यही होना चाहिए था। तभी विनय ने जूही का ध्यान खींचते हुए कहा, मैम वैसे सर ने कहा था कि अगर आप उनसे कुछ बात करना चाहती हैं तो आपकी उनसे वीडियो कॉल करवा दूं। जूही इस वक्त बहुत चिड़ी हुई थी। उसने मन ही मन कहा, एक तो मुझे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से घर में मुझे नीना पांडे और रिया को झेलना पड़ता है, और अब क्या घर के बाहर ऋषि के स्कैंडल भी झेलने पड़ेंगे। इन्हीं सब की वजह से मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा है। जूही ने विनय की बात सुनते ही तुरंत कहा, हाँ अभी करो कॉल, मुझे अभी के अभी ऋषि से बात करनी है। विनय ने जूही की बात सुनकर कहा, ओके मैम, बस 1 मिनट रुकिए आप, मैं अभी कॉल करता हूँ सर को। फिर विनय दूसरी साइड घूमकर ऋषि को कॉल करने लगा। जूही ने इतने में सोचा, ऋषि का ये स्कैंडल सच हो या झूठ, पर क्या उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि ऋषि शादीशुदा है? क्या वाकई रिश्तों के मायने इतने कम हो गए हैं? पर जो भी है सही है, चिड़िया खाने के लिए मरती है और इंसान स्टेटस और पावर के लिए। जूही के दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे कि अचानक उसे ऋषि की आवाज सुनाई पड़ी, जूही। जूही सरप्राइज्ड होकर पलटी तो सामने ऋषि का चेहरा आ गया। ऋषि को टैबलेट स्क्रीन पर देखकर जूही ने सोचा, हो ये तो थोड़ा थका हुआ लग रहा है, पर अभी यार कितना हैंडसम है। ये बात दिमाग में आते ही जूही ने अपना सर हल्के से हिला दिया और खुद को डांटते हुए ही खुद से बोली, जूही इस वक्त भी तू क्या सोचने बैठ गई? कॉन्सेंट्रेट जूही, कॉन्सेंट्रेट। फिर जूही ने थोड़ा गुस्से में ऋषि की ओर देखकर कहा, ऋषि तुम तो मुझे बड़ा कहते थे कि मैं अपनी इमेज का ध्यान रखूं, अपने प्राइवेट अफेयर्स को पब्लिक ना होने दूं। अब तुम्हारा क्या कहना है इस मैटर पे? जूही को अपने ऊपर ऐसे गुस्सा करते और सवाल पूछते देख ऋषि मन ही मन हंसकर बोला, ये तो पूरे बीवियों वाले हक जता रही है। लेकिन फिर ऋषि ने सीरियस होकर जूही से कहा, क्यों? तुम्हें क्या लगा कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ की वाइफ बनना इजी है? ये मैटर अब तक समझ नहीं पाई तुम? ऋषि की बात सुनकर जूही का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसने मन ही मन कहा मैं ऋषि को सुनाने वाली थी, इसने तो मुझे ही उल्टा सुना दिया। समझ तो मैं भी गई थी उस पिक्चर को देखकर कि कुछ गड़बड़ है, पर अब जब ऋषि ऐसा कह रहा है तो क्या इसका मतलब है कि मुझे एक बार में बिना किसी डाउट के समझ जाना चाहिए था कि ये स्कैंडल में सब कुछ फेक है। ऋषि की बात सुनकर जूही को लगा उसके पास अब कुछ कहने को है ही नहीं। वो चुप ही रही। ये देखकर ऋषि बोला, ओके देन, तुम्हें वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस शांति से बैठो, विनय इन्वेस्टिगेट करके तुम्हें रिजल्ट बता देगा। फिर ऋषि ने जमाई लेते हुए कहा, अच्छा और कोई बात नहीं है तो कॉल विनय को ट्रांसफर कर दो। जूही ने फिर कहा, अच्छा तो फिर मुझे क्या करना होगा? ऋषि ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर जूही की चोट देखकर कहा, हाउ इज योर इंजरी? तभी जूही ने अपना घाव छुआ और मन ही मन सोचने लगी, ऋषि मेरी चोट के बारे में पूछ रहा है। वाह, कुछ कुछ दिन अजीब और अनोखे होते हैं। लगता है आज का दिन भी उनमें से ही है। जूही ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि खुद ही बोला, इट्स रिकवरिंग वेल, राइट? जूही ने बिना कुछ सोचे हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर ऋषि ने चैन की सांस लेते हुए कहा, दैट इज गुड। जूही के एक्सीडेंट होने के बाद से ही बहुत बड़ा बोझ सा था ऋषि के मन में।
आज जूही का जवाब सुनकर ये बोझ थोड़ा कम हो गया था। फिर ऋषि कुछ सोचकर बोला, अच्छा, तो तुम 1-2 दिन और आराम कर लो, मैं कल दिल्ली वापस आ जाऊंगा, तब फिर तुम भी ऑफिस आ जाना। जूही ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे ऑफिस आने से तुम्हारे स्कैंडल का क्या लेना देना। जूही की इस बात पर ऋषि ने जूही को ऐसे देखा जैसे वो एकदम इडियट हो। फिर ऋषि ने खुद को समझाते हुए कहा, ऋषि, इसके सर पे चोट लगी है, इसलिए इसका दिमाग इस टाइम कम चल रहा है, चिल्लाना मत इसके ऊपर, कंट्रोल। ऋषि ने फिर जूही से कहा, जूही, मीडिया ने अभी हमको घेर रखा है, अगर तुम ऑफिस आओगी मुझसे मिलने तो उनको लगेगा कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिविंग लविंग हैप्पी कपल है, ओके? समझ गई ना? जूही ने फिर इस बात पर धीमे से हाँ में सिर हिला दिया और इससे पहले जूही ऋषि से और कुछ कह पाती, ऋषि ने कहा, अच्छा विनय, तुम्हें घर वापस छोड़ देगा, ओके? अब मेरा टाइम हो गया है आराम करने का, सो बाय। जूही की बात अभी पूरी नहीं हुई थी तो वो जल्दी से बोली, अरे रुको, सुनो। लेकिन ऋषि ने तब तक कॉल कट कर दी थी। कॉल काटने के बाद ऋषि ने चैन की सांस लेते हुए कहा, Oh God, give me some patience। पर ऋषि के इस तरह कॉल काटने पर जूही ने मुंह बनाकर कहा, खड़ूस। ये सुनकर किसी तरह विनय ने अपनी हंसी कंट्रोल की। वो जूही से बोला, मैम चलिए मैं आपको घर ले चलता हूं। जूही ने विनय से पोलाइटली स्माइल करके कहा, ओके। फिर जूही बाहर खड़े रचित से मिली। रचित ने उसको एक बार और अपना ख्याल रखने को कहा और जूही विनय के साथ हॉस्पिटल के बाहर आ गई। जूही ने देखा हॉस्पिटल एकदम पहले जैसा हो गया है, कोई रिपोर्टर्स नहीं, कुछ नहीं, जैसे कुछ देर पहले यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। विनय ने कार हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर ही पार्क की थी। हालांकि विनय ने सभी रिपोर्टर्स को हॉस्पिटल के कॉरिडोर से हटवा दिया था, पर फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जूही को प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ हॉस्पिटल से बाहर ले आया और उसे पाठक निवास के गेट पर उतार दिया। जूही ने कार से उतरने के बाद विनय से कहा, थैंक यू विनय, प्लीज कम इनसाइड एंड हैव समथिंग। विनय ने जूही के इनविटेशन को मुस्कुराते हुए रिजेक्ट कर दिया। वो बोला, थैंक यू मैम, बट अभी बहुत काम है तो सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। जूही ने वैसे भी विनय से सिर्फ कर्टिसी में पूछा था, तो अब बात करने को कुछ था नहीं। विनय भी जूही को वहां छोड़कर चला गया। जूही भी गहरी सांस लेकर पाठक निवास के मेन गेट की ओर चलने लगी। उस वक्त शाम का मौसम थोड़ा ठंडा था और जूही को अभी भी फीवर था, इसी वजह से जूही को बाहर थोड़ी ठंड लग रही थी। वो तेज कदमों से चलकर घर के अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही एंट्रेंस में जल रही लाइट से जूही को थोड़ा वार्म महसूस हुआ, पर जूही ने उन्हें देखकर सोचा, कितनी खूबसूरत और वार्म है ये लाइट्स, पर न जाने कब से इस वार्मथ ने मुझे पराया कर दिया है। जूही ने फिर खुद को समझाते हुए कहा, जूही, बेकार की बातों में अपना वक्त मत साया कर। जो होना था वो हो चुका है, भूल जाओ उसे, हिम्मत रख, सब अच्छा ही होगा आगे। खुद से ये कहकर जूही अंदर हॉल में आई, पर वहां बैठे दो लोगों को देखकर जूही शॉक्ड हो गई। जूही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही? सच में मॉडल आकांक्षा सक्सेना मेरे घर के हॉल में रिया के साथ बैठी है। वाह, हिम्मत तो देखो। आकांक्षा सक्सेना भी जूही को ही देख रही थी। उसने जूही को देखकर मन ही मन सोचा, ओह, तो ये है ऋषि सिंघानिया की सो कॉल्ड वाइफ। शक्ल तो ठीक ठाक ही है, बट फिगर मेरे कंपैरिजन में टोटल नो। यही सोचकर आकांक्षा खड़ी होकर अपना फिगर जूही के सामने शो ऑफ करने आगे आई। जूही ने भी एक बार आकांक्षा सक्सेना का फिगर देखा, फिर अपने आप को देखा और सोचा, वाह, हॉट। मुझे अगर लड़कियों में इंटरेस्ट होता तो मुझे भी ये जरूर पसंद आती, बट बैड लक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन। मुझे तो। इतना सोचते सोचते जूही को ऋषि का चेहरा याद आ गया। वो चेहरा याद आते ही जूही सोचकर बोली, पागल हो गई है क्या तू जूही? क्यों बार बार उसी के बारे में सोचने लगती है? जूही ने फिर कॉन्फिडेंटली उसे देखकर कहा, व्हाट्स द मैटर हियर? आकांक्षा ने भी अपना सिर ऊंचा करके प्राउडली कहा, ऑब्वियसली मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आई हूँ। जब जूही ने आकांक्षा की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस उसे इमोशनलेस आंखों से देखती रही, तो आकांक्षा जूही को ऐसे देख थोड़ा घबरा गई। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसने सोचा, इस जूही को क्या मुझे देखकर कुछ फील नहीं हो रहा? कैसी वाइफ है ये मुझे ऐसी आंखें दिखाकर डरा क्यों रही है?
फिर आकांक्षा ने एक बार रिया की ओर देखा और सोचा, नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रिया ने तो बताया था कि ये बड़ी बेवकूफ है। आकांक्षा ने फिर से जूही से पूछा, मैं तुमसे बस यही कहने आई थी कि तुम अब बेकार के सपने मत देखो। ऋषि मुझसे प्यार करता है, तुम्हें अब हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए। आकांक्षा जूही के एकदम पास आकर बोली, मैं और ऋषि बहुत करीब आ चुके हैं अब, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। आकांक्षा की बात सुनकर जूही सरकास्टिकली हंस दी। वो बोली, अच्छा, मैं बेकार के सपने ना देखूं। अब जूही आकांक्षा के करीब जाती जा रही थी। कितना करीब? इतना? इतना? कितना? बताओ, या और ज्यादा? क्या तुम मिसेस ऋषि सिंघानिया से भी ज्यादा करीब हो? जूही को ऐसे बात करता देख आकांक्षा घबरा कर पीछे हट गई और हड़बड़ाते हुए जूही की ओर उंगली करके बोली, तुम। जूही के इस रूप को देखकर के आकांक्षा पीछे हट जाएगी? आकांक्षा जूही के घर पर रिया के साथ क्यों थी? अब ऋषि और जूही कैसे हैंडल करेंगे इतने बड़े स्कैंडल को?